के साथ ये वाला कार्ड दूसरी बार रेंडर हो गया, ठीक है। सेम गोस फॉर तीसरी चौथी, कब तक, जब तक मेरे एरे के एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते, भले वो 4 हो या 400 हो, हर एक के ऊपर यही सेम नेचर ऑफ वर्क अप्लाई होगा और हर बार मेरा कार्ड कंपोनेंट उस डेटा के साथ रिकॉर्ड के रेंडर होगा। मेक सेंस? याद है? क्लियर? ठीक है। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि यार सब तो कर दिया, अब क्यों एरर आ रहा है? अब तो चल जाए। एरर खुद बता रहे हैं कि भाई एरर क्या है। क्या बोल रही है? जरा पढ़े गौर से, रस्तो बड़ा कर देता हूं आपके लिए। कंट्रोल मिसिंग हाँ, की जरा अकबर भाई पढ़ लो। हाँ आप पढ़ो, ठीक है। मिसिंग की प्रॉप फॉर एलिमेंट इन आइटरेटर। अब की प्रॉप कहां से आ गया? ये कार्ड के अंदर मैं कहीं की एक्सपेक्ट कर रहा हूं, दिख रहा है भाई? तो फिर ये कहां से मुझसे की मांग रहे हैं और ये क्यों मांग रहे हैं? मकसद क्या है, वजह क्या है, क्यों मांग रहे हैं? दिस इज वेयर थोड़ी सी डिफरेंट नॉलेज केम इनटू द पिक्चर। जब भी आप किसी भी एरे के ऊपर मैप का मेथड चलाएंगे, क्या चलाएंगे? मैप का मेथड। बहुत सिंपल सी छोटी सी बात है, एक बार समझ लें, अगली बार 100 बार भी ये चीज अप्लाई करेंगे, यही सेम नेचर ऑफ वर्क आप अप्लाई कर रहे होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। पहली चीज, जब आप एरे के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, जब आप एरे के साथ काम कर रहे हैं और आप कंपोनेंट रेंडर करवा रहे हैं। कंपोनेंट क्या होता है? आपकी HTML और टाइप स्क्रिप्ट का मिक्सचर, ठीक है। पहली चीज, जब आप एरे के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी चीज कि आप JSX के अंदर काम कर रहे हैं। तीसरी चीज, आप उस एरे के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं। अभी मैं मैप यूज कर रहा हूं लेकिन टेक्निकली मैं आइटरेट ही कर रहा हूं। मैं एरे के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूं, फिर सेकंड को कर रहा हूं, फिर थर्ड को कर रहा हूं। कब तक कर रहा हूं? जब तक एरे के एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते। तो ये आइटरेशन ही है। मेक सेंस? ठीक है। ये मैप का होना लाजमी नहीं है, तभी मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि मैप का होना लाजमी नहीं है, एरे का होना लाजमी है। एरे के ऊपर आइटरेट होना लाजमी है और आप टेक्निकली रिटर्न कर रहे हो एक कंपोनेंट। तो अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो एरे का होना लाजमी है, एरे मौजूद है, एरे के ऊपर आइटरेट कर रहा हूं। अब वो मैप हो सकता है, फॉर हो सकता है, फॉर इन हो सकता है, फॉर ऑफ हो सकता है, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तीसरी चीज जो है वो मैं एक JSX का कंपोनेंट रिटर्न कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, ठीक है। जब आप ये तीनों चीजें कर रहे होंगे तब आपको हमेशा ये एरर मिलेगा और ये एरर बहुत सिंपल सा है। ये बोलता है कि यार जो भी कंपोनेंट आप रेंडर कराना चाह रहे हो ना हर आइट्रेशन के अंदर, भले आपका कंपोनेंट ये वाला प्रॉप एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन रिएक्ट बोलता है मेरे लिए ये की का प्रॉप आप अपने कंपोनेंट को पास करें ही करें। क्यों? क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर मैं आपके कंपोनेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करूंगा। मेक सेंस? अभी तक जो मैं डेटा दे रहा हूं, हो सकता है 2 कार्ड का सेम पैराग्राफ हो, रिएक्ट तो उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता ना भाई। हो सकता है 2 की हेडिंग भी सेम हो सकती है, हो सकता है 2 का कलर भी सेम हो सकता है। इसलिए ये रिएक्ट की प्रीरिक्विजिट है कि जब भी आप एरे के ऊपर आइटरेट कर रहे हो और हर आइटरेशन के अंदर आप कंपोनेंट रिटर्न कर रहे हो, तो कंपोनेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे की नाम का एक प्रॉप आप पास करेंगे ही करेंगे। और बस अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो दैट्स इट। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी चीज नहीं है। अब आप भले 100 बार भी ये काम कर रहे हो, ये एक काम करना है कि भाई जितने भी प्रॉप एक्सपेक्टेड थे वो तो पास करने ही करने हैं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट रिएक्ट की ख्वाहिश पूरी करनी है कि यार एक की नाम का प्रॉप भी पास कर दो, वो मेरे लिए है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उसको इस्तेमाल करूंगा किस चीज के लिए? ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सही है, हम उसके अंदर जाएंगे, उसको समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि की का प्रॉप अपने पास करना है। अब मैं इसमें की का प्रॉप पास कर देता हूं। अब इस की वैल्यू क्या दूं मैं भाई? सवाल यहाँ पे आता है कि हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हो सकता है मैं अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस को 2 बार मेंशन कर दूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं कुछ बहुत ही बेसिक प्लान दे रहा हूं और हो सकता है मैं उसी का कुछ एडवांस प्लान भी दे रहा हूं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग तो इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो यूनिक नहीं है, वो 2 की सेम हो सकती है। सेम गोस फॉर कलर, हो सकता है मैं 2 पार्ट को सेम कलर दे दूं भाई, इट्स ऑल अप टू मी, मैं दे सकता हूँ।
सेम गोज फॉर पैराग्राफ, 2 कार्ड का डेटा भी सेम हो सकता है, इसमें कोई यूनिक चीज नहीं है। तो अब कैसे यहाँ पे कोई यूनिक चीज पास करें, कौन बताएगा भाई? इंडेक्स नंबर। सबसे फजूल अप्रोच है इंडेक्स पास करना। सही, सबसे फजूल अप्रोच है इंडेक्स पास करना। क्यों? क्योंकि आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ये प्रोग्रामिंग की नेचर है। वो आपके एलिमेंट्स को बिहाइंड द सीन इंडेक्स दे रहा होता है, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि आप कौन से, कभी आप खुद अपनी मर्जी से दे सकते हैं कि यार 0 पे एलिमेंट है लेकिन इसको मैं 5 इंडेक्स देना चाहता हूं, दे सकते हैं? नहीं दे सकते, उसको 0 ही मिलेगा, सेकंड वाले को 1 ही मिलेगा, 2 ही मिलेगा, वो पूरा सीक्वेंस फॉलो होगा। तो इंडेक्स आप कभी भी की वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? फिर आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी चीज है कि जब भी आपको डेटाबेस से या बैकएंड से डेटा मिल रहा होता है, क्या मिल रहा होता है? डेटा। तो हमेशा हर रिकॉर्ड के साथ एक यूनिक प्रॉपर्टी अटैच होती है और उसको हम बोलते हैं उसकी आईडी। क्या बोलते हैं? आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है? ये आपको बनी बनाई पीछे से यूनिक मिल रही होगी, सही है? इसका कोई क्वेश्चन ही है कि कभी 2 रिकॉर्ड की मतलब ये आईडी सेम हो जाए। ये यूनिवर्सल यूनिक होती है, इसको हम यूयूआईडी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम स्टैम्प्ड बेस होती है। टाइम स्टैम्प बेस से मुराद क्या है कि भाई जो आज का सेकंड गुजर गया, क्या ये दोबारा कभी आएगा? कभी भी आएगा? 2 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद? आज का जो वक्त है दोबारा आ सकता है? नहीं। तो यूजुअली जो आपके डेटाबेसेस होते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं, आपका मोंगोडीबी लेके चला गया, तो मोंगोडीबी एक डेटाबेस है जो कि आईडी खुद जनरेट करता है हर रिकॉर्ड के बेस। उस आईडी पे आपका कंट्रोल नहीं होता और ना ही आपको उस पर कंट्रोल हासिल करना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही उसको मैनेज कर रहा होता है। जो भी नया रिकॉर्ड बनता है वो उसको खुद ही एक यूनिक आईडी दे देता है। तो अभी हम इतना डिफिकल्ट नहीं कर रहे, लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, अपनी आईडी को पहले को 1 दे देते हैं, दूसरे को आईडी 2 दे देते हैं, तीसरे को आईडी 3 दे देते हैं, और सेम गोस फॉर, अभी आप समझिए आपको पीछे से डेटा मिले, ठीक है? तो आपको बनी बनाई मिलेगी, आपने बस इसको ऐसा की इस्तेमाल कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आखिर में अपनी हेडिंग के अंदर भी आईडी 4 इस्तेमाल कर ले। आगे एक यूनिक आईडी भाई, बस अब कुछ नहीं करना, नीचे आए, अपनी की वैल्यू के तौर के ऊपर ऑब्वियसली एलएम इज एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एलएम और डॉट आईडी, एरर कौन? तो इस तरीके से आपका एरर चला है। अब आपके तमाम मामला, दिक्कत, समस्याएं, प्रॉब्लम और परेशानी सॉल्व हो चुकी है, और अब अगर मैं इस अपनी प्रोजेक्ट को चलाऊं तो इसको वर्क करना चाहिए है। इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और जल्दी से जाके अपने ब्राउजर के अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब दिस ब्राउजर पेस्ट कर दें। आ गया, ठीक है? अब मकसद क्या था, मुझे क्या फायदा हुआ एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं ये एरे को इस्तेमाल ना कर रहा होता, ठीक है? एरे को भी आप समझिए बैकएंड से डेटा आ रहा है, कहां से आ रहे हैं? बैकएंड से। मैं एक एपीआई कॉल कर रहा हूं, मुझे बैकएंड से डेटा मिल रहा है। अगर मैं ये चीज इस्तेमाल ना कर रहा होता और लेट्स से मुझे कंपनी का ओनर आके बोलता कि यार हम एक और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या फिर लेट्स से एआई चैट बॉट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ता? मैं दोबारा कोड के अंदर जाता, सही है, एक और कार्ड कॉपी करता, नया कार्ड पेस्ट करता, कंटेंट जो राइटर था उससे कंटेंट लेता, वो कंटेंट यहाँ पे पेस्ट करता, तमाम चीजें फ्रंट एंड चीजें मुझे करनी पड़ती। ऐसी है, मानते हैं इस चीज को। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। डेटाबेस के अंदर, ये भी आप समझिए मेरा क्या है, डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर एक नया रिकॉर्ड ऐड होगा, ठीक है? उसकी नई आईडी जनरेट होगी, उसकी नई हेडिंग जनरेट होगी। ये कौन कर रहा है? ये डेटाबेस का बंदा कर रहा है या बैकएंड का बंदा कर रहा है? एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर मैं कुछ नहीं कर रहा, जो मैं आपको समझाना चाहूँ। फिर यहाँ पे एक नया कलर आ जाएगा, लेट्स से कुछ अच्छा सा कलर ले लेते हैं, ग्रे ले लेते हैं।
ग्रे ले लेते हैं 300, ठीक है। और उसने इसका पैराग्राफ ऐड कर दिया। मैं भले आपको मैं करता हुआ दिख रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ, ये चीज बैकएंड पे हुई है, डेटाबेस लेवल पे हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ही वो रिकॉर्ड ऐड करेंगे वहां पे, यहां पर इफेक्ट हो गया। एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर मैंने कुछ किया, अब भले एक रिकॉर्ड हो या 100 रिकॉर्ड हो, मैंने अपनी वन टाइम एफर्ट एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर डाल दी। कैसे? इस डायनेमिक बिहेवियर की मदद से। अब ये रिकॉर्ड एक हो जाए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑनर आके बोलता है यार अब हम ग्राफिक डिजाइनर की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो हमने हटानी है, तो अगर मैंने डायनेमिकली नहीं किया होता, स्टैटिक किया होता, तो ऑब्वियसली मैं कोड में जाता, अपना वो वाला कंपोनेंट रिमूव करता, फिर अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करता। लेकिन अब लेट्स से करने वाले ने बोला कि यार, ऑनर ने बोला है डेटाबेस लेवल के ऊपर या एपीआई लेवल के ऊपर, ऑनर ने बोला है ये वाली सर्विस डिलीट कर दो, उसने कर दी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं दोबारा, क्योंकि मैं तो डेटा कंज्यूम कर रहा हूँ, मुझे तो डेटा मिल रहा है, वो वाला कार्ड चला गया, वो सर्विस गॉन। मेक सेंस? करेक्ट करवा रहे हैं ये सवाल? सॉरी, यहाँ पे भी अच्छा। नहीं, ये समझाने के लिए था। ऑब्वियसली आपको बहुत लॉन्ग स्ट्रिंग मिलता है। अगर मैं आपको मोंगोडीबी को हमेशा यूनिक, क्यों? सॉरी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा आपका, वो यूनिकली आइडेंटिफाइंग है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपने 0 1 2 3 एलिमेंट थे, 0 से एक एलिमेंट रिमूव कर दिया, तो क्या 0 का स्पेस खाली रहेगा? नहीं, जो फर्स्ट था वो अपना सीक्वेंस पीछे ले जाएगा और वो अब 0 पे आ जाएगा और 1 2 3। तो ये चीजें आगे मैं आपको बड़ी डिटेल में समझाऊंगा, जब मैं रिकॉन्सिलेशन के ऊपर आऊंगा, डिफिंग एल्गोरिथम के ऊपर आऊंगा, तब ये चीज बड़ी डिटेल में समझेंगे। लेकिन थैंक यू, आपने क्वेश्चन किया, आई होप अब आपको चीजें और क्लियर हुई होंगी। आज क्लास के बाद आपको भारी भारी फील होना चाहिए। जिस तरह मैं हमेशा बताता हूँ, एक होता है खाना खा के बंदा भारी भारी फील करता है, एक होता है जब बंदा थोड़ा परेशान होता है तो दिल भारी भारी होता है, और एक होता है नॉलेज वाइज भारी भारी फील करता है कि आज कुछ नया सीखा है और अब इसको इंशाल्लाह आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर भी इसी तरीके से हमने काफ़ी चीज़ें कवर की थी जिसकी बेस के ऊपर आपको भारी भारी फील होना चाहिए। और आज भी हमारा मेन मकसद यही है, नई चीज़ें और स्टैंडर्ड चीज़ है। इट्स नॉट लाइक कचरा पड़ा दिया उसके बाद बोलने कि नहीं ये कचरा है, हाउस सही करता है। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे मैं एक इंडेक्स लेता और उसको की लगा देता और फिर 3 4 5 क्लासेस बाद आपको बताता इट्स अ बेड प्रैक्टिस। लेकिन मसला ही होता अभी आप सीख रहे हैं, वो आपकी सेकंड नेचर बन जाती है, आप उसको जुगाड़ समझे। कभी भी आप कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना लेते आप बोलते यार लेट्स गो विद द इंडेक्स, आईडी वाईडी कॉल मेंटेन करे, छोड़ो उसको। लेकिन यही वो है कि हमेशा अच्छी चीजों को अपनी सेकंड नेचर बनाए ताकि आप एक अच्छे इंजीनियर कहलाएं। एनीवेज, ये था हमारा मैप और आपको मैप का मकसद टोटली समझ आ गया है। इसके अलावा इसकी कोई सेकंड और डेफिनेशन या कोई और चीज में लेके आ ही नहीं सकता, इसलिए आपको इस कॉम्पोनेंट के अंदर तो मैंने यहाँ पे प्रॉप्स एक्सपेक्ट कर लिए, उसको टाइप दे दी ताकि मुझे अच्छी इंटेलिजेंस मिल जाए। टाइप हमेशा कुछ रूल ऑफ थंब ले लिया। अगर इस तरह मैं आपको बताता हूँ, बुक पढ़ते तो आप पूरी बुक नहीं पढ़ते, ठीक है, आप बड़े की पॉइंट्स कैप्चर करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर पूरा अंदाजा लगा देते हैं कि भाई इसका जिस्ट क्या है, सही स्कोर क्या है। तो सेम बोस पर अगर मैं कोई चीजें बताता हूँ तो हाईलाइट किया करें मेरे पास कि यार ये वही चीज बताइए, इसको मैं ले लेता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं हजारों लाखों अल्फाज बोलता हूँ, हर चीज आप जहन में रिकॉर्ड नहीं कर सकते और ना ही आपको करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने इंटरफेस की मदद से एक पूरा ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया, ऊपर लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भी ऑब्जेक्ट हेडिंग मैंने बताइए, आप उसको H1 बोल दें, पैराग्राफ को आप पैरा बोल दें, या आपके पास अगर 1000 या 500 और प्रॉपर्टीज हैं या प्रॉप्स हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ये आपके ऊपर एक। फिर ऑब्वियसली उस प्रॉप्स में से मैंने अपनी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ जहां जहां इस्तेमाल में करना चाहता था वहां पे मैंने कर लिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स दैट सिंपल। इसके बाद मैं अपने एक्चुअल डेटा के ऊपर आता हूँ जो कि मुझे एपीआई से मिल रहा है। ये मैंने नहीं बनाया हुआ दिखाने के लिए, ऑब्वियसली अभी हमारे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपके लिए आप अज्यूम करें कि मुझे कहीं से मिल रहा है। ये डेटा मुझे मिला और इस डेटा के अगेंस्ट मुझे ये कार्ड या मेरा कर्सर है, ये कंपोनेंट ये रेंडर कराना था हर एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट। तो बस उसके लिए मैं मैप के साथ दिया, क्योंकि मैप के लिए मैंने आपको बताया था एरे होना लाजमी है, मेरे पास मौजूद है, हर एलिमेंट के अगेंस्ट सेम
नेचर ऑफ वर्क करा है, बिल्कुल मैंने कार्ड रेंडर कराने हर एक के लिए, तो मैं भी हो गया। तीसरी चीज मेरा एक्चुअल एरे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ट्यूड नहीं होना चाहिए, म्यूटेट नहीं होना चाहिए। जो मैं चाहता था उसके लिए भी मैप परफेक्ट फिट है, तो मैंने उसी को लिया और मैप के साथ मैं यहाँ पे अपना काम कर गया। जितने भी एलिमेंट होंगे मैं उन एलिमेंट को लेता रहा और अपने कार्ड के कंपोनेंट को इस्तेमाल करता रहा। प्रॉप्स की मदद से अपने कार्ड की वो वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे पास करता रहा। और फाइनली की मेरे लिए नहीं है, बस आपने एक बार इसको समझ लेना है। आगे आप जब भी इस्तेमाल करेंगे यही तरीका है कि अपनी यूनिक रिकॉर्ड की यूनिक प्रॉपर्टी को की के अंदर पास कर दीजिएगा, वरना रिएक्ट आपको एरर देगा। ठीक है, ये एरर आपको देगा। एरर दिखा देता हूँ, एरर आपको क्या मिलेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, अपनी एप्लीकेशन के अंदर राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल पे आता हूँ। कोई एरर दिख रहा है आपको? इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि भाई रिमूविंग फास्ट रिफ्रेश और ये तमाम चीजें, कहीं एरर नहीं मिल रहा। लेकिन अगर लेट से इसको भी आईडी 1 मिली हुई है, मैं एक और एलिमेंट को भी आईडी 1 दे देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, दो अपने रिकॉर्ड्स को सेम आईडी दे दिए। मैं सेव करता हूँ, एरर अभी नहीं आएगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जो मैं कर रहा हूँ उसको भूल जाए, मैं बस आपको एक एरर दिखाना चाहता हूँ ताकि जब भी वो एरर आए आपके जहन में घंटी बजे और आप बोलें कि यार मैं क्यों गलती कर रहा हूँ। एरर नहीं दे रहा गाइस, मेरे ख्याल से इससे कुछ हार्ड रिलोड करते हैं या हार्ड रिलोड करते हैं एक बार। चलिए गूगल से आपको एरर दिखा देता हूँ कि भाई रिएक्ट सेम की एरर। एरर दिखाना बहुत लाजमी होता है ताकि आपको एरर्स पता चले एरर क्या होता है। थोड़ा सा नीचे आता हूँ, फ्रंट एंड प्रोफाइल वैल्यूज है, देखिए हाँ ये एरर आता है भाई, कीज शुड बी यूनिक। ठीक है, अब मेरे पास एरर नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई, कैश का मसला है कोई भी। लेकिन अगर आप अपने कंसोल पे जाएं और आपको रेड कलर का कोई एरर शो हो रहा हो और आपके सामने आ रहा हो कि भाई की शुड बी यूनिक, तो आपके जहन में हमेशा ये चीज आनी चाहिए। ये क्यों आनी चाहिए? क्योंकि अभी जो ये डेटा है वो आपके सामने मौजूद है। ठीक है, इसलिए आप अभी इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर। ठीक है, लेकिन लेट्स से जो हम अज्यूम करा रहे हैं आपको वाकई ये चीज हो गई कि पीछे से डेटा आ रहा है। ठीक है, तो आप तो परेशान हो जाएंगे, यार ये एरर कैसे आ रहा है। तो जब भी ये एरर है तो फिर आप अपने बैक एंड इंजीनियर या अपने जो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास जाएंगे कि कुछ ऐसा हुआ है कि दो रिकॉर्ड की आईडी सेम हो गई है। ऐसा होगा नहीं, सही, वंस इन अ ब्लू मून कभी अरसे दराज में होगा। लेकिन अगर कभी हुआ तो आपको पता हो कि इसका मकसद क्या था, कि दो रिकॉर्ड्स की आईडी, कौन सी आईडी जो आपने की प्रॉप के अगेंस्ट पास की थी, अगर वो सेम हो गई है दो, तो आपको रिएक्ट एरर थ्रो करेगा कि भाई की शुड बी यूनिक। और इसका मकसद यही है कि जो आपने की अगेंस्ट वैल्यूज पास की है वो कहीं पे दो सेम हो गई है और आपको इंस्पेक्ट करने में, डिबग करने में आसानी हो जाए। मेक सेंस? कूल। एनीवेज, अब आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। इसको थोड़ा डिच करा दिया, उससे बोला इससे बगैर भी काम चल सकता है। सेम गोज फॉर रिएक्ट, रिएक्ट भी अब ज्यादा अपडेट हो गई है। लेकिन वैसे जब इनिशियली रिएक्ट आई थी मेरे प्यारे दोस्तों, तब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हुक्स का था, जो रिएक्ट को स्टैंड आउट करती थी। अब हुक्स क्या है? हुक्स कुछ नहीं है, आपके रियूजेबल फंक्शंस है। क्या है? reuse, एक है रियूजेबल यूआई, वो कंपोनेंट्स है, जैसे अभी कार्ड बनाया था ये। लेकिन अगर आपकी कोई रियूजेबल फंक्शनैलिटी है, अगर आपको लग रहा है कि यार ये सेट ऑफ फंक्शनैलिटी में बार बार रिपीट कर रहा हूं थ्रू आउट द एप्लीकेशन, तो आप उस चीज को कैसे रियूजेबल बनाएंगे? हुक्स की मदद से। मेक सेंस? हुक्स। अब यहाँ पे रिएक्ट आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने कस्टम हुक्स भी बना सकते हैं, मतलब आप खुद भी हुक्स बना सकते हैं। और दूसरा, रिएक्ट आपको बने बनाए हुक्स भी प्रोवाइड करता है, जिनमें से
हर एक हुक का एक स्पेसिफिक यूज केस है। अगर आपको वो यूज केस चाहिए तो ऑब्वियसली आप उसको रिएक्ट से इंपोर्ट करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। मेक सेंस? ऑल गुड? ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। जिस तरह यूआई आपने यूजेबल बनानी है कंपोनेंट की मदद से, इसी तरीके से अगर आप एक फंक्शनैलिटी को बार बार दोहरा रहे हैं तो रिएक्ट के इकोसिस्टम में मेक श्योर कि आप उसको हुक से रिप्लेस करें। ठीक है, हुक की दो टाइप होती है, एक कस्टम और एक प्री बिल्ड, जो कि आपको रिएक्ट बने बनाया देता है। कस्टम की तरफ हम बाहर में आएंगे जब हम इतने टेक्निकली साउंड हो जाएंगे कि हम रियूजेबल हुक्स बना सकें, लेकिन अभी हम रिएक्ट के बने बनाए जो हुक्स हैं उनकी तरफ आते हैं, जिनमें से अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं क्या होगा, लिस्ट बताऊं तो आपके पास बहुत सारे, मैं उसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ बस आप लोग के लिए। Use state, use it back, use reference, use manual, use और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक है जो कि आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपके पास यूज स्टेट है, आपके पास यूज इफेक्ट है, आपके पास यूज रेफ है, रेफ मींस रेफरेंस, आपके पास यूज मेनू है, आपके पास यूज कॉलबैक है, इसके अलावा यूज लेआउट है, यूज ट्रांजिशन है, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, हर एक मुझे भी नहीं पता। जब उस स्पेसिफिक सिनेरियो में फंसते हैं तो गूगल कर लेते हैं कि भाई ऐसा कोई हुक मौजूद है, वो बनाते हैं मौजूद है, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना खुद अपनी कस्टम फंक्शनलिटी अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो जहन में डेटा इस नोयत का स्टोर करने की कतई जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको जहन में रखना। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो आपके पास है use यूजर से, और इसी को हम अभी देखने जा रहे हैं। बस खत्म कर देते हैं, दादा मारे करते हैं इसको। अब हम एक बिल्कुल ही डिफरेंट एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अभी जो बना लिया, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं, एक और पेज बना लेते हैं जिसको मैं बोलता हूँ लेट्स से स्टेट, और वहां पे स्टेट का काम करते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके मैं एक पेज और बना लेता हूँ। कैसे पेज बनाते हैं भाई? मुझे स्टेट नाम का एक पेज बनाना है, मैं बनाऊंगा आपको, मैं बनाऊंगा। component बना ले। आप मेरे प्यारे भाई, येलो शर्ट में है आप, आपके पीछे जो है कैप है, हाँ okay। यार मुझे एक स्टेट नाम का पेज चाहिए, मैं कैसे Account नाम बना चेक दे। करूं? कहाँ पे फाइल बनाओ? फोल्डर बनेगा। ऐप के अंदर क्या बनाऊं? कंपोनेंट में पेज बन जाएगा स्टेट नाम का? कौन कौन बोलते हैं बन जाएगा? कौन कौन बोलते हैं ऐप के अंदर ही पेज बनेगा? ऐप के अंदर फोल्डर, अच्छा, बीच वाले कहाँ बोल रहे हैं? ऐप के इनके अंदर सिस्टम पे बनेगा, मेरे सिस्टम पे बनेगा ही नहीं। अच्छा बताएं, कौन कौन बोलते हैं ऐप में ही पेज बनता है? ऐप में कौन कौन बोलता है कंपोनेंट में भी पेज बन जाता है, कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर? नहीं बनता मेरे प्यारे दोस्तों। कंपोनेंट्स बना सकते हैं, लेकिन फिर उस पेज का नाम कंपोनेंट बन जाएगा। आपने कंपोनेंट्स के अंदर अपने कंपोनेंट्स स्टोर करना है, सो ऑब्वियसली हाँ। खैर एनीवेज, आप चलें। सही, ऐप के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊं, ऐप के अंदर बना लूं, मेरी क्या कहते हैं, सही, उसका नाम क्या लूं? मुझे स्टेट चाहिए, क्या नाम वो? state.ts मैं यहाँ पे आगे एक फोल्डर बनाता हूँ, State उसको मैं नाम state। देता हूँ स्टेट। हाँ, उसके अंदर page.ts है। पेज बन गया, चलो भाई बोल रहा बन गया, भाई ने हमारी जिंदगी आसान कर दी, कोई टेंशन ही नहीं रही। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई स्टेट, तो हाँ, क्या आएगा? फॉलो फोर। हाँ अब बताओ आगे, अब क्या है? किस नाम की फाइल बनी? मेन डॉट पी एस एक्स, पेज डॉट पी एस एक्स, पेज डॉट पी एस एक्स। अब चल जाएगा? ये सही देख लेना, एक्सपोर्ट अभी भी नहीं आ रहा, क्यों? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। पेज में कुछ है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? आप में बेसिकली इनफिनिट लोडर चलने लग जाएगा, स्टक हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर मैं एक पेज बना लेता हूँ जल्दी से, और इसको मैं बोल देता हूँ स्टेट पेज। ऑल गुड भाई, यहाँ पर बोल देता हूँ कि भाई स्टेट। ये शॉर्टकट में कैसे लिखा? अब सब सेट है, ऑल गुड। अब चलेगा आपका नाम अहमद, अहमद के लिए तालियां भाई, थैंक यू सो मच अहमद, बैठ सकते हैं आप। आगे स्टेट लिखा हुआ, अब इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
डाउनलोड हिस्ट्री में नहीं जाया मेरे प्यारे दोस्त, इसको खोलना है और इसको बंद करना है। दिख रहा है सबको? ऑल गुड। तो फाइनली हमने एक नया पेज बना लिया है। अब हम जो भी स्टेट के अराउंड करने जा रहे हैं वो यहाँ पे स्टेट। जरा इमरान भाई बताइएगा स्टेट क्या है रिएक्ट के अंदर और कब इस्तेमाल करनी चाहिए, या जो भी आपको चुनना है। ये यूज स्टेट है, ये एक का जो है मेथड है जिसको इस्तेमाल करके जो है ऐसे डायनामिक चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करके जो है ना उसको अचीव करते हैं। और इसके अंदर में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सही, इसका जो लिखने का तरीका है ये सिंटैक्स है। जैसे हम नए कल फार्मूले याद करते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगी। और वो सेंटेंस जो है आपको वेरिएबल बनाते हुए जो है स्टेट लिखना है और सेट स्टेट लिखना है, और फिर उसके बाद यूज स्टेट करके जो भी आप इनिशियल वैल्यू रखना चाह रहे हैं वो उसके अंदर आप डाल दें। और फिर जैसे ही इस कंपोनेंट को रेंडर करवाएंगे आप आगे, तो वो जो है वैल्यू आगे जो है सेट वेरिएबल जो भी बनाएंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो क्या होगा कि वैल्यू रेंडर हो गई होगी। तो ये हम लोग को इसलिए किया जाता है कि जब आपको एक वैल्यू बार बार चेंज करनी हो, सही, तो उसके लिए जो है ये यूज स्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू सो मच इमरान भाई, सही है, बेहतरीन हो गया। तो ये थी आपकी स्टेट, ठीक है। अब स्टेट का असल मकसद समझते हैं। स्टेट आप कब इस्तेमाल करेंगे, और भी इस्तेमाल आएंगे इन फ्यूचर, लेकिन अभी मैं आपको पहला इस्तेमाल बता रहा हूँ, ये आपने जहन में हमेशा रखना, ठीक है। जब भी आप किसी एक्शन, किसी इवेंट या किसी किस्म की भी कैलकुलेशन के अगेंस्ट अपनी यूआई अपडेट करना चाहते हैं, किसी एक्शन, किसी इवेंट, किसी किस्म की भी कैलकुलेशन के अगेंस्ट, मकसद कि जब भी वो परफॉर्म हो जाए, कोई एक्शन का मैं इंतजार कर रहा था वो हो गया, किसी इवेंट का इंतजार कर रहा था वो हो गया, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा था वो हो गई, और अब मैं उसकी बेसिस के ऊपर यूआई पे कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं, तब एक ही मेरे पास तरीका है, वो है स्टेट का इस्तेमाल। और स्टेट का इस्तेमाल आप यूज स्टेट के हुक की मदद से कर सकते हैं। दैट्स इट, सिंपल, कंसाइज, इजी टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन, कि जब भी रिएक्ट के इकोसिस्टम के अंदर यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट कोर या वनेला जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है, यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट टाइप स्क्रिप्ट के अंदर नहीं है। यू कैन अचीव, बट देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट यू हैव टू पुट और मेड, ठीक है। लेकिन रिएक्ट आपको बना बनाया कॉन्सेप्ट देता है हुक्स का। स्पेसिफिकली मैं अभी आपको बता रहा हूं यूज स्टेट हुक कब इस्तेमाल करना है, कब जहन में घंटी बजनी चाहिए कि इसको इस्तेमाल किया जाए, जब आप किसी इवेंट, किसी एक्शन या किसी किस्म की कैलकुलेशन के अगेंस्ट अपनी यूआई को अपडेट करना चाहते हैं। दैट्स इट, मेक सेंस। अब प्रीरिक्विजिट क्या आ गई कि भाई एक्शन आने चाहिए अभी करना, इवेंट्स आने चाहिए परफॉर्म करना, कैलकुलेशन परफॉर्म करना आनी चाहिए। तो पहले प्रीरिक्विजिट पढ़ते हैं, उसके बाद स्टेट के ऊपर आएंगे। प्रीरिक्विजिट क्या है? इवेंट को हैंडल करना, इवेंट को लिसन करना और इवेंट्स डिस्पैच करना, ठीक है, मेक सेंस। तो यहां पे आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इवेंट हैंडलर। क्या आता है कि भाई कोई इवेंट हुआ है, मुझे उसे हैंडल करना है। पहले कनेक्ट करें कि मैं यूज स्टेट के लिए इवेंट हैंडलर क्यों पढ़ा रहा हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आप किसी एक्शन, किसी इवेंट, किसी कैलकुलेशन के अगेंस्ट अपनी यूआई को अपडेट करना चाहते हैं, तब आप यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियसली एक्शन, कैलकुलेशन, इवेंट ऑकर होगा तभी तो यूज स्टेट का काम आएगा। तो पहला पॉइंट क्या चीज है पढ़ना? इवेंट हैंडल करना और इवेंट डिस्पैच करना, मेक सेंस, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पे मैं एक कॉम्पोनेंट बना लेता हूं, सही है, क्या बना लेता हूं? कॉम्पोनेंट। या कॉम्पोनेंट नहीं भी बनाता, यहां पे मैं एक बटन बना लेता हूं इसी पेज के अंदर। सही, सिंपल रखते हैं, आपको पता है कॉम्पोनेंट कब बना रहे हैं आप लोग को, मैं इसको सिंपल रखता हूं। मैं यहां पे आके छोटा सा एक एग्जांपल लिखता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं लेट्स से H1
इवेंट हैंडलर या हैंडलिंग। ठीक है, इवेंट आपके जहन में अभी क्या क्या आए, मतलब एक वेबसाइट पे रहते हुए क्या इवेंट्स हो सकते हैं? एनीवन? हाँ, बटन को क्लिक करना इवेंट है, बिल्कुल एक इवेंट ओपन हुआ है भाई, एक एक्शन परफॉर्म हुआ है, इट्स एन इवेंट। ठीक है, स्क्रॉल करना इवेंट है, यस इट्स एन इवेंट कि भाई मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। माउस को इधर उधर मूव करना क्या इवेंट है? टेक्निकल इवेंट है। मतलब रियल लाइफ से सीखे ना कि भाई अगर मैं ये चीज ये भी कर रहा हूं तो मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया है, एक इवेंट फायर हुआ है। अगर मैं यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ, इट्स एन इवेंट। मैं अपनी आई ब्लिंक कर रहा हूँ, इट्स एन इवेंट। ये तमाम चीजें एक्शन और इवेंट है। सेम गोज फॉर आपकी वेबसाइट या आपके ब्राउजर पर रहते हुए छोटी छोटी एक्टिविटीज, भले वो आपकी स्क्रॉल का यहाँ से यहाँ करना हो, ये भी एक इवेंट होता है। मकसद क्या है कि अभी तक आप इसको लिसन नहीं कर रहे हैं कि भाई आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा इवेंट हो रहा है। When we start listening these events, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आप देखेंगे और आपको वाकई स्कोप पता चलेगा कि फ्रंट एंड इंजीनियर क्या क्या कर सकता है। मेक सेंस? तो बस अभी आप जहन में ये रखिए कि आपकी छोटी छोटी एक्टिविटी भी एक एक्चुअल इवेंट है। जिस तरह आपको बताया मैंने, कर्सर यहां से अगर ये भी किया है ना, बिल्कुल पिंच का, बिल्कुल नैनो सेंटीमीटर या मीटर का छोटा सा भी अगर मैंने कर्सर इधर से इधर किया, ये भी एक्चुअली एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है, एक इवेंट है, और मैं इसको कैप्चर कर सकता हूं। अभी मैं कर नहीं रहा, वो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन मैं कर सकता हूं। मेक सेंस? तो हम थोड़े ऊपर ऊपर के इवेंट लेके चलते हैं। लेट्स से एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है क्लिक करना। मेक सेंस? तो सबसे बेसिक एलिमेंट एचटीएमएल में कौन सा जो आप क्लिक करते हैं? बटन। बटन है ना भाई जिसको आप क्लिक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ बटन। ठीक है, तो मैं नीचे आता हूं, यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं, थोड़ा सा पैराग्राफ लिख लेता हूं एक छोटा सा, ताकि यूआई पे कुछ तो डिस्प्ले हो। लॉरेन इस्तेमाल कर लेते हैं, लॉरेन 20। ठीक है, आपके पास लॉरेन आ गया है। और अब मैं नीचे एक बटन डाल लेता हूं, और कुछ नहीं लिखता, सिंपल लिखता हूं बटन क्लिक। सही है, थोड़ा सा आ गया सब कुछ मेरे दोस्तों। ठीक है, स्क्रॉल नीचे करता हूं तो आपका ये बटन भी शो हो रहा है। आई गेस टेक्स्ट हटा देता हूं, वरना फिर पीछे वाले को देखने में मसला होगा। लेट्स स्टिक टू अ बटन। तो मैं बस इतना रखता हूं। आई गेस सब सही है कि आपका हेडिंग आ गई और आपके पास एक बटन आ गया। बटन ऑब्वियसली बटन जैसा दिख नहीं रहा, क्योंकि वी ऑल नो वी आर यूजिंग टेलविंड, जो कि आपकी तमाम डिफॉल्ट स्टाइलिंग को टाटा बाय बाय करता है, कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन फॉर सिंपलिसिटी पर्पसेस मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर ही देता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है स्टाइल करने में। बटन को मैं कलर दूंगा बीजी रेड। टेक्स्ट में देता हूँ, टेक्स्ट वाइट दे देता हूँ, और थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ। तो अच्छी चीज है यार, टेलविंड मजा आता है। आई लाइक इट। राउंडेड भी करेगा, राउंडेड भी करेगा, राउंडेड। बैठता दे दे, अच्छा ही नहीं लगेगा ये। जबरदस्त। ठीक है भाई, आ गया बटन, दिख रहा है कर्सर? हाँ, कर्सर भी आ गया, बेहतरीन, जबरदस्त, हमारा बटन बन गया है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूं ना, सही है, क्लिक करो, इवेंट फायर हो रहा है मेरे दोस्तों। इस पे कोई सेकंड राय नहीं है, दो राय है, इवेंट फायर हो रहा है। मेरा मकसद है कि मैं इसको अभी लिसन नहीं कर रहा, वो चीज इन लैग कर रही है, लेकिन इवेंट ब्राउजर लेवल के ऊपर फायर हो रहा है, मैं उसको लिसन नहीं कर रहा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इवेंट लिसन करता है, और यहीं पे आपका एक कॉन्सेप्ट आता है इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इवेंट हैंडलिंग। कि भाई इवेंट फायर हो रहा है, उसको तुम हैंडल करो, उसको कंट्रोल करो, और उस इवेंट जब भी वो ऑकर हो तो उसके अगेंस्ट जो भी सेट ऑफ फंक्शनैलिटी तुम परफॉर्म करना चाहते हो तुम करो। मेक सेंस? ठीक है, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, इवेंट फायर हो रहा है। अभी तक मैं कुछ इसको लिसन नहीं कर रहा, मैं इसको हैंडल नहीं कर रहा। मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ ना, यहाँ पे कंसोल आ जाए कि यू क्लिक। मेक सेंस? मेक सेंस भाई? मेक सेंस? ठीक है, मैं क्या चाहता हूं कि जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं, कंसोल के ऊपर लॉग हो जाए यू क्लिक्ड, राइट? तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट या अभी हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर आप रिएक्ट को ले, वो हर एलिमेंट के ऊपर हमें कुछ इवेंट लिसनर प्रोवाइड करता है। कैसे? जिस तरह मैंने क्लास में पास किया ना, ठीक है,
इसी तरीके से अगर आपने देखा आप इमेज के अंदर सोर्स पास करते हैं, इमेज के अंदर टाइटल पास करते हैं, इसी तरीके से मैं इवेंट लिसनर्स भी पास कर सकता हूं या इवेंट हैंडलर्स भी पास कर सकता हूं। मेक सेंस? तो अगर आप यही बटन के ऊपर आए और यहां पे लिखिए ऑन, आप देख रहे हैं एक लिस्ट आ गई आपके पास, और इसकी पहचाने हमेशा ऑन से ही स्टार्ट हो गए। सही है, प्रीफिक्स है ऑन का। तो अब एक बटन के ऊपर देखिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कुछ मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ क्या बेतहाशा इनमें से इतने हैं जो कि मुझे भी नहीं पता। सही, लेकिन जो पता है हम यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई ऑन अबाउट है, ऑन अबाउट कैप्चर है, ऑन एनिमेशन है, बहुत सारे हैं। आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे बेतहाशा है। एक जाना पहचाना दिख रहा है जिसपे अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो क्या है, ऑन क्लिक। ठीक है, ये रिएक्ट ने मुझे, तुम हैंडल करना चाहते हो उसके ऊपर ये लगा दो। तो मैंने आपको बताया है कि मैं बटन के ऊपर क्लिक के इवेंट को हैंडल करना चाहता हूं, तो मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, ऑन क्लिक। मैंने ऑन क्लिक ले लिया। अब ये ऑन क्लिक क्या एक्सपेक्ट करता है, ये एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी चीज है कि भाई जब भी क्लिक हो मैं कुछ फंक्शनैलिटी अचीव करना चाहता हूं, मैं कुछ पीस ऑफ फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, परफॉर्म करना चाहता हूं। तो बस फंक्शनैलिटी जब परफॉर्म करनी है तो ऑब्वियसली आप फंक्शन ही पास करेंगे। मेक सेंस? ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी एक हायर ऑर्डर, अगर मैं इसको बोलूं ये भी एक हायर ऑर्डर ही है, क्योंकि इसके अंदर मैं फंक्शन ही पास करता हूं। तो मैंने एक फंक्शन पास कर दिया, आप लोग के लिए कोई नई चीज नहीं है, आप ये देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक ऑन क्लिक बनाया और ऑन क्लिक के अंदर मैंने अपना हैंडलर पास कर दिया। क्या पास कर दिया, मेरा कस्टम बनाया हुआ हैंडलर। अभी मैं इसके अंदर कुछ कर नहीं रहा, मैं किसको हैंडलर बोल रहा हूं, मैं इसको हैंडलर बोल रहा हूं। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया, मैं इसके अंदर कुछ कर नहीं रहा, इट्स ऑल अप टू मी। मैं इस तरीके से यहीं पे इनलाइन फंक्शन बना दूं, या मैं थोड़ा सा ऊपर आऊं और इसी कंपोनेंट में रहते हुए रिटर्न से पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूं। मैं उसको बोलता हूं कॉन्स्ट, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं इंडेंटेशन। हाँ, एंडर फ्लिक। ठीक है, एक फंक्शन बना हुआ है, कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं। बस मैं क्या करता हूं, ये फंक्शन का रेफरेंस पास कर देता हूं। वी ऑल नो कि कॉल बैक फंक्शन को कभी भी मैं इन्वोक नहीं करता, इसलिए मैंने बस फंक्शन का रेफरेंस या फंक्शन का नाम पास किया है। क्यों? क्योंकि इट मेक सेंस। अगर मैं इसको इन्वोक करूंगा इट मींस कि मैं इसको राइट अवे इन्वोक कर रहा हूं। मैंने इसको राइट अवे इन्वोक नहीं करना, मैंने कब इन्वोक करना है, व्हेन यूजर क्लिक ऑन द बटन। मेक सेंस? तो इसलिए इसकी एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेरे हाथ में कतन नहीं होगा। जब भी बटन के ऊपर क्लिक होगा, टाइप स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट डायनेमिकली इस क्लिक हैंडल क्लिक फंक्शन को खुद ही इन्वोक कर देगा, कॉल कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? कूल। तभी मैंने इसको यहां पे इन्वोक नहीं किया। अब आती है असल पीस ऑफ फंक्शनैलिटी जो मैं अचीव करना चाहता हूं। तो मैं कुछ नहीं चाहता, मैं इस फंक्शन के अंदर बोल देता हूं कि भाई कंसोल कर देना यू क्लिक, राइट? ऑल गुड, कोई मसला? अब क्या होगा कि जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ऑन क्लिक बोलेगा कि यार मुझे पास किया गया है। इट मींस कि यूजर बटन के ऊपर जब भी क्लिक हो उसको हैंडल करना चाहता है। पहले भी इवेंट ऑकर हो रहा था लेकिन मैं उसको लिसन नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं उसको लिसन भी कर रहा हूं, उसको हैंडल भी कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक लगाया। अब ऑन क्लिक के अगेंस्ट मैं लिसन तो कर रहा हूं, लेकिन लिसन करने के बाद करना क्या है, वो यहाँ पे पास करूंगा कि यार हैंडल क्लिक कर दो। और हैंडल क्लिक के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, सिंपल बोल रहा हूँ यू क्लिक। डज इट मेक सेंस? Cool. अब चलेगा? कितने लोग बोल रहे हैं कि चलेगा? कुछ बोलना नहीं है, बस एंड कर। कितने लोग बोलते हैं कि भाई चलेगा? भाई घबरा क्यों रहे हैं, मैं एक एक के पास आके थोड़ी उसको कुछ बोलूंगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? कौन बोल रहा है नहीं चलेगा? ये दरमियान वाले मेरी समझ से बाहर है, ये क्या चाह रहे हैं? एरर आ रहा है बहुत, मैंने स्क्रीन बड़ी की हुई, ऐसे एरर सॉल्व कर देंगे स्क्रीन से। क्यों? सर एरर पड़े, अनहैंडल्ड। हाँ पता है आप लोग को, भी पता है। मैं बस एरर, एरर मेरा शौक है अपने दोस्तों को पढ़ाने का कि भाई एरर पढ़ो, इससे अच्छी कोई जिंदगी में चीज नहीं है। हैंडलर कैन नॉट बी सही प्रोसीड टू लिखा हुआ है अनहैंडल्ड रन टाइम एरर, कि जब मेरी
इंटरप्रेटर मेरे कोड को चला रहा था लाइन बाय लाइन, तब कुछ एरर आया, सही है, अनहैंडल्ड रन टाइम एरर। अब एरर क्या है? एरर इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास्ड टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स, सही है, इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास्ड टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स। बटन ऑन क्लिक, और उसने बड़ा खूबसूरती से उसको हाईलाइट भी किया, वो भाई एरर कहां पे आ रहा है, राइट, ठीक है। If you need interactivity, consider converting part of this to a client component. If you remember, मैंने आपको बताया था कि by default Next.js के अंदर हर पेज और हर कंपोनेंट सर्वर साइड रेंडर है। सर्वर साइड पे आप कभी क्लिक कर सकते हैं कोई चीज को, इंटरेक्टिविटी नहीं होती वहां पे, बस कोड होते हैं। इंटरेक्टिविटी होती है ब्राउजर के अंदर, तभी तो वेबसाइट बनाई गई है। वरना डेटा तो डेटाबेस भी बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, और डेटा के साथ इंटरेक्शन एपीआई लेवल के ऊपर सर्वर भी बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। ब्राउजर बनाया ही इसलिए गया है ताकि उस डेटा को हम अच्छे से शो कर सके और उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। तो मेक सेंस कि मेरा जो कंपोनेंट है, ये जो पेज है, वो क्लाइंट साइड होना चाहिए है जब मैं उसके ऊपर इवेंट लिसन कर रहा हूं। क्योंकि इवेंट कब ऑकर होगा? जब मेरी एप्लीकेशन या वेबसाइट ब्राउजर के ऊपर लोड हो जाएगी, जब बटन मुझे शो हो रहा होगा, तभी मैं अपना माउस और अपना कर्सर बटन के ऊपर लेके जाऊंगा और क्लिक करूंगा। सर्वर के ऊपर कैसा माउस, कैसा कर्सर, कैसा बटन और कैसा क्लिक, डज इट मेक सेंस? तो बेसिकली जब भी आप इवेंट हैंडलिंग कर रहे होंगे, तो जिस कंपोनेंट या जिस पेज के अंदर इवेंट हैंडलर आपने लगाया है, वो क्लाइंट साइड रेंडर होना चाहिए है, मस्ट है। मेक सेंस? एरर दिखाने का ये मकसद था, ठीक है। मैं जल्दी से अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा लेता हूँ, वरना थोड़ा मसला हो जाएगा। मैं क्लाइंट साइड बना लेता हूँ। क्लाइंट साइड किसी भी कंपोनेंट या पेज को कैसे बनाता है? डेट सिंपल। उस कंपोनेंट या उस पेज के सबसे ऊपर है, ये लाजमी है, मैंडेटरी है, ठीक है, सबसे ऊपर है, और वहां पे स्ट्रिंग ओपन करें, सिंगल कोट, डबल कोट, इट्स ऑल अप टू यू, और वहां पे लिख दें यूज स्लाइड, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, अब ये कंपोनेंट क्लाइंट साइड रेंडर हो गया। और अब मैं क्या कर सकता हूं? विदाउट चेंजिंग माय पेज इनटू अ क्लाइंट साइड कंपोनेंट, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर 10-20 और चीजें हो सकती है भाई। इसकी इस एक बटन की वजह से मैं अपने पूरे पेज को क्लाइंट साइड नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसका अलग कंपोनेंट बनाया, उसको क्लाइंट साइड बनाया, और अपने सर्वर साइड रेंडर्ड पेज के ऊपर उस क्लाइंट साइड कंपोनेंट को मैं क्या कर लूंगा? इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर लूंगा। तो यहां पे मैं बोल देता हूं बटन, और उसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ऑल गुड, समझ आया? पेज अभी भी सर्वर साइड रेंडर्ड है, लेकिन इस पेज के अंदर जो कंपोनेंट यूज हो रहा है, जिसके अंदर इंटरेक्टिविटी है, जिसके अंदर इवेंट लिसनिंग और इवेंट हैंडलिंग हो रही है, उसको अलग से कंपोनेंट बना के उसको यूज क्लाइंट या क्लाइंट साइड रेंडर बना दिया। पेज अभी भी सर्वर साइड रेंडर्ड है, क्यों? क्योंकि हो सकता है इसके अंदर 10-20 और चीजें हो जिसको जरूरत नहीं है क्लाइंट साइड होने की। तो अब पीछे आते हैं, और अब ऑल गुड है, तमाम चीजें बेहतरीन चल रही है, बटन भी आ गया, सब आ गया। अब देखते हैं कि असल मेन चीज जो हमारी थी कि हमें इस क्लिक के अगेंस्ट क्या करना था भाई? कंसोल पे लॉक कराना था यू क्लिक। अगर जल्दी जल्दी में आप लोग ने थोड़ा सा छोड़ दिया है तो आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, एक बटन है, क्लिक लिखा हुआ है, उसके ऊपर ऑन क्लिक, हैंडल क्लिक, और ये हैंडल क्लिक पास किया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है यू क्लिक, ठीक है। तो जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास आना चाहिए यू क्लिक। करूं क्लिक? कौन कर बोलते आएगा भाई? आएगा, ठीक है, आया। इवेंट फायर हुआ, इवेंट लिसन हुआ, और उसके अगेंस्ट जो सेट या पीस ऑफ फंक्शनैलिटी मैंने चाही थी कि एग्जीक्यूट हो, वो भी हो गई। डज इट मेक सेंस? अब मैं जितनी बार क्लिक करूंगा, आप देख रहे हैं उसके आगे काउंट आ रहे हैं, थोड़ा सा छोटा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देख रहे हैं 6 लिखा हुआ दिख रहा है, इस तरीके से 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जितनी बार मैं करूंगा उतनी बार यहाँ पे कंसोल लॉक होता चला जाएगा। अब यूज स्टेट को समझने के लिए जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट थी कि इवेंट फायर हो, एक्शन अकर हो, या कोई कैलकुलेशन हो, और उसके अगेंस्ट मैंने अपनी यूआई अपडेट करनी है, तो मैं स्टेट इस्तेमाल करूंगा, यूज स्टेट हुक की मदद से
यहाँ पे ब्रेक लेते हैं नवाज का। इट्स 5:40। मैंने एक लिस्ट को हाइड किया हुआ है। मैं चाहता हूं मेरे यूआई का वो बाय डिफॉल्ट पार्ट ना हो। मैंने क्लिक ऑन द बटन, उसी पेज पे रहते हुए वो लिस्ट शो हो जाए। वो तो मैं आपको फंक्शनैलिटी बस अभी कंसोल करवा रहा हूँ, सही है। मेरी इट्स ऑल अप टू मी। मैं आप इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या अचीव करना चाहता हूँ, इट्स ऑल अप टू मी। मैं कोई एक हिडन वेरिएबल है उसको शो करना चाहता हूँ, मैं कोई लिस्ट में से वेरिएबल डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, मैं कोई नया एलिमेंट अपेंड करना चाहता हूँ। एंडलेस पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ऑब्वियसली वो मैं आपको कतन नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये आपके सिनेरियो, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, आप किस चीज के अराउंड है, ये वो आपको खुद बताएगी आप क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, तभी तो आप क्लिक को लिसन करवाएंगी, वरना क्लिक होगा आपको कैसे पता, ठीक है। क्लिक तो आप अभी भी बटन को कर रही थी इस क्लास से पहले, जब ये मैंने नहीं बताया था। चीज आती है यूज स्टेट का फॉर्मेट या स्पेसिफिक सेंटेक्स या स्पेसिफिक कन्वेंशन, जो आपको फॉलो करना ही करना है जब आपने उस हुक को यूज करना है। इट्स हुक, HOOK, इट्स हुक, ओके। रेप के अंदर हुक का कॉन्सेप्ट है। तो हम जो हुक यूज कर रहे हैं वो है यूज स्टेट। अब यूज स्टेट को आप यूज कैसे करते हैं, जिस तरह मैं आपको बताया था कि इट्स अ प्री बिल्ट, बना बनाया रिएक्ट ने आपको दिया है कि भाई ये लो, इस्तेमाल करो। कब? जो मैंने आपको सिनेरियो बता दिया, जब आपको उस सिनेरियो में हो कि किसी इवेंट के अगेंस्ट यूआई को अपडेट करना है, तो यूज स्टेट यूज करो। तो ये एक फंक्शन है, कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन है, ठीक है। यहां तक मसला, ठीक है। एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया, मुझे इसे रिएक्ट से इंपोर्ट करना है। मेक सेंस? क्या मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ, मैं इसको दोबारा करता हूँ, इंटर करूंगा, देख रहे हैं सबसे ऊपर से नीचे वाली लाइन के ऊपर, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। मेरी बात अब हो गई साबित कि रिएक्ट का प्री बिल्ड है, तभी रिएक्ट से इंपोर्ट किया। मेक सेंस? पहली चीज हो गई, यूज स्टेट एक फंक्शन है, मैंने उसको इन्वोक कर दिया। ये प्री बिल्ड है तो मैंने इसको रिएक्ट से इंपोर्ट भी कर लिया। अब क्या काम हो गया आपको लग रहा है? मतलब देख के वाजे हो रहा है कि मतलब ये क्या कर देगा। इसको कैसे पता कि भाई मैंने यूआई के ऊपर काउंट को इंक्रीमेंट करना है? अगर इतने जादुई काम हो जाए तो फिर क्या ही मजे, सही है। तो टेक्निकली जब ऐसी फंक्शनैलिटी होती है तो वो यूजुअली कुछ रिटर्न करती है। क्या करती है? रिटर्न। तो ऑब्वियसली रिटर्न के लिए हमें पता है, हम इसका रिटर्न वैल्यू को सेव कर लेते हैं इस तरह, रिटर्न वैल्यू, ठीक है मेरे दोस्तों। इतनी सी चीज है कि मैंने क्या किया, यूज स्टेट लिया, उसकी वेरिएबल को एक और उसकी रिटर्न वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब ये रिटर्न वैल्यू होती क्या है वो हम समझते हैं। मैं नीचे आता हूं और इस रिटर्न वैल्यू को लॉक कर देता हूं। अगेन कंसोल लॉक कर रहा हूं टेस्टिंग के लिए, समझ रहे हैं? जिस तरह मैं टाइप स्क्रिप्ट पे जब काम कर रहा था तो टेस्टिंग के लिए मैं टर्मिनल पे लॉक करता था, तो कंसोल भी आपके लिए टेस्टिंग इन्वायरमेंट है। जो भी चीज समझ नहीं आ रही, लॉक करो, कंसोल पे देखो, आगे मूव करो। तो इसको लेके घबराना नहीं है, या इसकी यहीं पे लिमिटेशन नहीं कर दी नहीं कि भाई मैं कंसोल तक महदूद हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। CLG और नॉट दिस वे, इट्स रिटर्न वैल्यू। इसको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल मैंने कुछ भी पास नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ऐसे ही है। मेरे पास कोई एरर आ रहा है, मैंने कोई चीज आई गेस खराब कर दी है। हाँ, ये चीज मैं 2 बार रिपीट कर दी है। हाँ, ये चीज किसको समझ नहीं आ रही? सही, ये चीज किसको समझ नहीं आ रही? बोलो बोलो भाई, बोलो। सही, क्या मुश्किल पेश आ गई इसमें समझने में? इतनी सी लाइन को, जिसको मैंने हाईलाइट किया, लाइन नंबर 7 को समझने में क्या मुश्किल आ रही है? एनालाइज नहीं, मतलब ये लाइन समझ नहीं आ रही है, अभी तक जो हमने पढ़ा है वैसा कुछ है ही नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है। मैं किस, ये कहां से आ रहा है कार्टून, इसको हटाओ, ठीक है भाई। एक फंक्शन है, सही है, मैंने उसको इन्वोक किया, उसने मुझे एक वैल्यू रिटर्न किया, वो मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। इतनी बात बोल रहा हूँ, ये किसको समझ नहीं आ रही? अगर ये समझ नहीं आ रही तो कुछ फ्लैशबैक करें, पीछे जाए और समझने की कोशिश करें कि आपको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आई। मैं ये अभी कतई इस चीज में नहीं जा रही यूज स्टेट करता क्या है, उसका मकसद क्या है, नहीं। मैं बोल रहा हूँ एक फंक्शन है जिसको मैंने इन्वोक किया है, उससे मुझे एक वैल्यू रिटर्न की है, वो मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी और नीचे उसको
कंसोल लॉक कर दिया ताकि मैं देख सकूं यूज स्टेट ने मुझे रिटर्न क्या किया। ये किसको समझ नहीं आ रहा? ऑल गुड, ठीक है, ये पूछ रहा था मैं, यूज स्टेट करता है क्या, वो भी समझा नहीं है। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं कि इस स्टेट ने, यूज स्टेट ने हमें रिटर्न क्या किया है। जरा देखिए तो ये रिटर्न क्या करता है। ब्राउजर के अंदर आते हैं, थोड़ा सा इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो बड़ा करें, कंट्रोल प्लस। ये आपको लाइन दिख रही है जिसमें मेरा कर्सर है, मुझे क्या रिटर्न हुआ? एक, नहीं, जरा गौर से देखिए, अनडिफाइंड से पहले क्या है? एक एरे है, और एरे के कितने एलिमेंट है? 2। एक क्या है? अनडिफाइंड, और दूसरा क्या है? एफ मींस फंक्शन, ठीक है, मतलब ये फंक्शन इन्वोक करने पे मुझे एक एरे रिटर्न होता है। फर्स्ट एक वैल्यू होती है जो कि फिलहाल एक अनडिफाइंड है, और सेकंड एक और फंक्शन ही रिटर्न होता है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, ये कुछ नहीं है, फंक्शन ने मुझे रिटर्न किया है, मेरा कंट्रोल नहीं है, यूज स्टेट मुझे रिएक्ट ने दिया है। जब मैंने उसको इन्वोक किया उसने मुझे एक एरे रिटर्न किया है। एरे की फर्स्ट वैल्यू अनडिफाइंड है, सेकंड वैल्यू एक फंक्शन है। अब जरा एक छोटा सा काम मैं करता हूं, इस फंक्शन के अंदर ना मैं कोई वैल्यू पास कर देता हूं। लेट्स से मैं बोल देता हूं हेलो। यहां तक कोई मसला? इस लाइन पे अब कोई मसला है? मैंने क्या किया, एक फंक्शन इन्वोक किया, उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया और उसकी रिटर्न वैल्यू को दोबारा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और नीचे उसको लॉक कर दिया। यहां तक कोई मसला? ऑल गुड। अब जरा दोबारा जाके देखते हैं कंसोल में अब क्या है। अब देखें क्या दिख रहा है, एरे आ रहे, एरे की फर्स्ट वैल्यू क्या बन गई और सेकंड अभी भी क्या है, ठीक है। अब पीछे आता हूं दोबारा, यहाँ पे हमें 0 पास कर देता हूं, ठीक है, सेव करता हूं, दोबारा ब्राउजर के अंदर आता हूं। अब क्या है रिटर्न में? एरे आए, फर्स्ट आइटम क्या है, सेकंड क्या है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये फर्स्ट आइटम क्या बन रहा है, जो वैल्यू मैं यूज स्टेट के अंदर पास कर रहा हूं, फर्स्ट एलिमेंट वो वैल्यू बन रहा है। जब मैंने कुछ नहीं दिया था, तो जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, अनडिफाइंड। जब हेलो दिया तो यहां पे क्या आ गया, जब 0 दिया तो क्या आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप अपनी स्टेट को, सही है, अपनी स्टेट को कोई इनिशियल वैल्यू देना चाहते हैं तो आप अपने यूज स्टेट को जब भी इन्वोक करेंगे तो वो इनिशियल वैल्यू इसके अंदर पास कर देंगे। अगर नहीं देना चाहते तो वो अनडिफाइंड होगी। ये चीज भी समझाना। अब मुझे क्या रिटर्न हो रहा है, एक एरे। दूसरा जो है एक फंक्शन, उसको हम देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, अब इस पे नहीं आते। अभी बस ये समझे, यूज स्टेट आपको एक एरे रिटर्न करता है, इतनी बात। और एरे का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा आपकी वो वैल्यू होती है जो कि आपने यूज स्टेट को इन्वोक करते हुए पास की है। अगर पास की है तो वो वैल्यू होगी, अगर पास नहीं की तो ऑब्वियसली जब कुछ नहीं होता तो अनडिफाइंड होता है। तो टेक्निकली अभी भी आपकी पास की हुई वैल्यू ही है जो कि अनडिफाइंड है। मेक सेंस? बस 2 पॉइंट क्लियर? एंड करो भाई, थोड़ा ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, यूज स्टेट इज अ फंक्शन, ठीक है। वो फंक्शन आपको एक एरे रिटर्न करता है, ठीक है। वो फंक्शन आपसे ऑप्शनल पैरामीटर भी एक्सपेक्ट करता है। आप दे, सही है, जो मैंने 0 जहां पे पास किया है ना, यहाँ पे ये दे, सही है, नहीं दे तब भी ठीक है। अब होता क्या है, ये एक एरे रिटर्न करता है। जब आप इसको इन्वोक कर लेते हैं यूजर स्टेट को तो एक एरे रिटर्न करता है। एरे के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक वैल्यू होती है और एक फंक्शन होता है। फंक्शन को भी फिलहाल भूल जाए। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू वही होती है जो आपने इस यूज स्टेट के अंदर पास की है। अभी क्योंकि मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की भी, तो इसको एरे के फर्स्ट एलिमेंट को क्या वैल्यू मिलेगी, अनडिफाइंड। जब मैं कोई वैल्यू पास करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू जो मैंने पास की है। इतना क्लियर? ऑल गुड। थोड़ा सा दोबारा इसको बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 4 पास कर देता हूँ। जैसे मैं पीछे आऊंगा कंसोल पे, आप देखेंगे एक एरे रिटर्न हुआ है, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4, क्योंकि मैंने फंक्शन इन्वोक करते हुए पास ही वो किया। और सेकंड क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन की तरफ बाद में आएंगे। 2 चीजें बताई, फंक्शन है, सही है, रिटर्न क्या करता है, एरे। रिटर्न एरे के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू यूज स्टेट के फंक्शन की इन्वोकेशन डिफाइन करती है। अगर कोई पास की होगी तो वो वैल्यू होगी, अगर कोई पास नहीं की तो जब कुछ नहीं होता, अनडिफाइंड होता है, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड मिल जाएगी। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? गुड। अब
नींद आनी शुरू हो गई, ये तो बहुत हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो दो चीजें थी ना भाई, एक वैल्यू थी और दूसरा क्या था? फंक्शन था। वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू वाली स्टेट की। यस, फॉर आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर है, कुछ भी बोल सकता है। ठीक, इनिशियली आपको पता होना चाहिए इसको वर्क हो सकता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं मुझे इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है, कह रहे हैं ऐसी है, मुझे इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, मैं कैसे करूं? डॉट लगा के फर्स्ट इंडेक्स। एरे की वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं? एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं भाई? बोलो। ऐसे करते हैं ना, ब्रैकेट ऐसे ही करते हैं। तो इससे मुझे मिल क्या जाएगी? वैल्यू। कौन सी वैल्यू? जो मैंने यहाँ पे पास की हुई है, जिसको मैं इनिशियल वैल्यू बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इनिशियल वैल्यू। अब अगर मैं पीछे जाऊं और मैं देखूं कंसोल पे 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है भाई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे इसके फंक्शन को एक्सेस करना है, जो यूज स्टेट ने मुझे फंक्शन रिटर्न किया है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? रिटर्न वैल्यू के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या पास कर दूंगा? 1। मेक सेंस? बट देयर इज अ वेरी सिंपल तरीका जो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी है, ऐसे ही है। ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी है ना भाई, कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ। दिखा भी देता हूँ, तो पता नहीं आप लोग भूल जाते हैं क्या है, जवाब नहीं देते। कंट्रोल V कार्ड, ये याद आ रहा है ये चीज? नहीं, ये देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग थी ना, कि आपके यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आया था और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट पास करके उसकी ईच इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, याद है? इसी तरीके से आप एरे की भी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। जो मेरी क्लास के पहले के साथी है उनको इस चीज का लिंक है, जो नहीं, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो कोई मसला नहीं, हम देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एरे को भी डिस्ट्रक्चर करें, यहाँ पे तो कोई दो राय रही नहीं कि यूज स्टेट मुझे हमेशा एक एरे रिटर्न करता है। एरे के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक मेरी इनिशियल वैल्यू और एक फंक्शन होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे इस पूरे एरे को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के बजाय यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर सकता हूँ। जैसे ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाता था, अब क्योंकि एरे की डिस्ट्रक्चरिंग करनी है तो एरे किस चीज से आइडेंटिफाई होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? स्क्वायर। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद फर्स्ट एलिमेंट जो मैं पास करूंगा उसके अंदर 0 इंडेक्स की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और कॉमा देके जो सेकंड वेरिएबल पास करूंगा उसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एरे जो है वो इंडेक्स वाइज सीक्वेंस लेके चलता है। ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर होता था, इसलिए मैं की का नाम देता था। यहाँ पर मैं खुद ही अपने किसी भी वेरिएबल का नाम दे सकता हूं। अगर मैं बोलूंगा काउंट, तो होगा क्या कि इस काउंट के अंदर यूज स्टेट ने जो मुझे एरे रिटर्न किया है उसकी 0 इंडेक्स की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सही है, लेकिन अब मसला है कि मैं फर्स्ट इंडेक्स जो फंक्शन था उसको खातिर में नहीं ला रहा, तो मैं कैसे कर सकता हूं? यहाँ पे मैं कॉमा देके अब एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, उसको मैं बोल देता हूं सेट काउंट। तो अब होगा क्या कि 0 इंडेक्स जो मेरी एक्चुअल वैल्यू थी वो काउंट के अंदर स्टोर हो जाएगी, और जो फंक्शन था वो सेट काउंट के अंदर स्टोर हो जाएगा, और अब मैं इनको एज अ सेपरेट वेरिएबल इस्तेमाल कर सकता हूं। डज इट मेक सेंस? क्रिस्टल क्लियर चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज है। डिस्ट्रक्चरिंग है, वहां पे ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग की थी, यहाँ पे एरे की डिस्ट्रक्चरिंग की है। फर्स्ट वेरिएबल को इंडेक्स 0 की वैल्यू मिल जाएगी, सेकंड वेरिएबल को इंडेक्स 1 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स होते तो यहाँ पे मैं मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल देता रहता, सबको अपने कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स की वैल्यू मिलती रहती। मेक सेंस? अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं अब इस काउंट को स्टैंड अलोन लॉक करूं, मैं बोलता हूँ काउंट, तो काउंट के अंदर मुझे क्या वैल्यू मिलनी चाहिए भाई? मिल के बोलो, क्या मिलनी चाहिए? क्यों? 0 इंडेक्स पे, क्योंकि यूज स्टेट के अंदर मैंने पास ही 4 की है, इसलिए यही दिखनी चाहिए। मेक सेंस? पीछे आता हूं, दिख रही है 4? कोई मसला? ऑल गुड? ठीक है। अब इस काउंट को मैं चाहता हूं अपनी यूआई पे डिस्प्ले कराना। क्या चाहता हूं? यूआई पे डिस्प्ले कराना। काउंट क्या है? एक वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। तो कुछ भी नहीं करना, यहां पे आता हूं नीचे बटन से। आपको पता है आपका ऑब्जेक्ट हमेशा, आपका कंपोनेंट हमेशा एक ही एलिमेंट रिटर्न कर सकता है,
ठीक है। तो अब मुझे बटन के नीचे एक पैराग्राफ के अंदर काउंट भी शो कराना है, तो इन दोनों को मुझे एक पेरेंट डिफ के साथ इनकैप्सुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक डिफ बना देता हूँ और अपने इस बटन को इसके अंदर पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और उसके अंदर बोलता हूँ काउंट, अपना स्ट्रिंग का काउंट जो कि स्टैटिक शो होगा, कॉलन देके अपना वेरिएबल काउंट जो कि मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूज कर लिया। मेक सेंस? कोई मसला? ठीक है। अब अगर इधर आऊं मैं इसको सेव करके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काउंट और काउंट के बाद मेरी वैल्यू दिख गई मुझे। कोई मसला यहाँ तक? दैट सिंपल कॉन्सेप्ट। आसान लफ्जों में समझे, एक वेरिएबल बनाया था, उसको नीचे इस्तेमाल कर लिया। हाँ, वेरिएबल बनाने का थोड़ा सा अलग तरीका था। क्यों? क्योंकि इसका मकसद ही अलग है, सिंपल वेरिएबल नहीं है ये। बेसिकली मैं चाहता हूं जब भी मेरा कोई एक्शन या इवेंट फाइल हो तो ये काउंट भी अपडेट हो। जो स्टैटिक डेटा होता है वो ऐसे नहीं कर सकता। मेक सेंस? ठीक है। अब इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। आपकी नॉलेज बेस के अंदर यूज स्टेट के रिटर्न एरे के जीरो इंडेक्स की वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो कौन सी वैल्यू होती है। वो वही वैल्यू होती है जो कि आपने यूज स्टेट को इन्वोक करते हुए पास किए। इसको हम इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल। एंड 4 आई गेस इट्स नॉट द राइट नंबर। जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन लोड होगी तो यूजर ने कितनी बार क्लिक किया होगा? 0। तो टेक्निकली यार मुझे क्या लिखना चाहिए? 0, ताकि वहीं से काउंट स्टार्ट हो ना कि भाई अब उसने 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है। अब मैं इसको सेव करके अगर पीछे आऊंगा तो यहाँ पे 0 आ गया। क्लियर? अब मकसद आता है जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। जब भी कोई इवेंट ऑफर हो उसके अगेंस्ट मुझे यूआई अपडेट करनी है। आई नो कि मैं इवेंट लिसन कर सकता हूँ, आई नो कि मैं इवेंट हैंडलर की मदद से कुछ फंक्शनैलिटी लिख सकता हूँ, लेकिन इस स्टेट को कैसे अपडेट कराऊं कि ये मेरी यूआई पे अपडेटेड शक्ल में दिख जाए कि जब मैं क्लिक करूं तो 1 आ जाए, जब मैं क्लिक करूं तो 2 आ जाए। तो देखते हैं। लेट्स से अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? यू क्लिक ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस चीज को हटाता हूँ और अगर मैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे बोल दूं क्लिक क्लिक इज इक्वल टू 1, सही आप दिख रहे हैं? बड़ा क्या शुरू करो, बड़ा था। मजा नहीं आ रहा। ठीक है। हैंडल क्लिक के अंदर पहले मैं क्या कर रहा था? कंसोल लॉग। क्या कर रहा था? कंसोल लॉग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो काउंट मेरे पास 0 है ना इशू, मैं उसको मैंने ये कर दिया इज इक्वल टू 1। तो अब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने क्या दिखना चाहिए? 1 दिखना चाहिए। कौन कौन बोलते हुए दिखना चाहिए? ये काउंट है, ये यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ। इनिशियल इसकी वैल्यू क्या है? 0। काउंट बिकॉज ओ सॉरी इट्स अ कांस्टेंट। मैं यहाँ पे लेट लगा लेता हूँ। कॉस्ट है ना, कॉस्ट की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? लेट। अब हो जाए, अब जाते हैं एरर गो। ठीक है। बस अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरह अभी यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, मैंने क्या किया है, बटन के क्लिक के ऊपर एक हैंडलर लगाया हुआ है और उस हैंडलर को बोलते हैं कि भाई जब भी तुम पे क्लिक हो तो काउंट की वैल्यू तुमने क्या कर देनी है? क्या कर देनी है? 1 कर देनी है। ऐसी है। तो अब जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या शो होना चाहिए? कौन कौन बोलते होना चाहिए जब मैं क्लिक करूंगा? वो हैंड टच करो भाई। सही। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। आप समझे? मैं आपको बताऊंगा मैंने कब क्लिक किया। मैंने क्लिक कर दिया, मैंने दोबारा क्लिक कर दिया, मैं क्लिक करता चला जा रहा हूँ, करता चला जा रहा हूँ, करता चला जा रहा हूँ। क्या मन हो रहा है? मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज रिएक्ट। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रिएक्ट। अगर इतना ही आसान था अपडेट करना तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कर लेता यार। रिएक्ट की जरूरत क्यों पड़ी थी कि इतनी तमहीद बांधने की कि भाई स्टेट नाम की कोई चीज है, जब भी आपको स्टेट की बेसिस के ऊपर यूआई अपडेट करनी होती है तो आप यूज स्टेट को यूज करते हैं कि जब भी कोई इवेंट या एक्शन परफॉर्म हो तो आपकी यूआई अपडेट हो जाए। तो अभी मैं कर क्या रहा हूं कि मैं एक इवेंट परफॉर्म कर रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरी यूआई अपडेट हो। ये 0 से 1 करना टेक्निकली यूआई है, ये दिख रही है। तो ये हो क्यों नहीं रहा? ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि स्टेट ऐसे ही अपडेट नहीं हो जाती। एरे के अंदर 2 एलिमेंट देखे थे। फर्स्ट क्या था? वैल्यू था। सेकंड क्या था?
वो जो फंक्शन है वो इसलिए था कि आप उसकी मदद से ही अपनी स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेटर फंक्शन। क्या बोलते हैं? सेटर फंक्शन। तभी आप देख सकते हैं कि जब मैंने अपने एरे में से फर्स्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया तो उसको एक सिंपल नाम दे दिया काउंट, लेकिन जब मैंने उस फंक्शन को होल्ड किया तो मैंने उसको क्या नाम दिया? सेट काउंट, बिकॉज इट्स अ सेटर फंक्शन। ये उस स्टेट को सेट करने की सलाहियत रखता है, काबिलियत रखता है, इसलिए। तो मैं ऐसे सिंपल नहीं बोल सकता कि भाई सेट मतलब काउंट इक्वल टू 1। ये तो जावास्क्रिप्ट ऐप इसकी पैदा आप करते हुए आ रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सेट काउंट। क्या बोलेंगे? अब इट्स अ फंक्शन, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, आप बोलेंगे सेट काउंट। तो क्या है काउंट? सेट काउंट इज अ फंक्शन, तो आप इसको इन्वोक करेंगे। अब ऑब्वियसली इसको इन्वोक करते हैं डजंट मीन वो इंक्रीमेंट कर देगा 1 का, उसको क्या पता क्या सेट ऑफ फंक्शनैलिटी अचीव करनी है भाई। तो आप बोलेंगे कि यार तुम काउंट की वैल्यू लो, या लेट्स से अभी 1 कर देते हैं। एक तरीका हमने देख लिया, मैंने काउंट को डायरेक्ट इक्वल टू 1 किया। अब मैंने इस सेटर फंक्शन जो कि मुझे यूज स्टेट नहीं दिया, उसकी मदद से मैं क्या कर रहा हूं? 1 कर रहा हूं। लेट्स सी अब अपडेट होता है कि नहीं होता। लेट्स सेव इट। है किस चीज का नहीं मेरे पास? अच्छा कॉन्स्ट। अब क्योंकि मैं अपडेट नहीं कर रहा तो वो खुद ही बताता है कि भाई आप इसको अपडेट नहीं कर रहे, अगेन कॉन्स्ट इस्तेमाल करिए। तो मैंने कॉन्स्ट इस्तेमाल करिए। अब आपने देखा है कि मैं हैंडलर फंक्शन के अंदर डायरेक्ट काउंट इक्वल टू 1 नहीं बोल रहा, मैं इस सेटर फंक्शन की मदद से अपने काउंट की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूं। किस पे? 1 पे। तो अब अगर मैं यहां पे आऊं और मैं क्लिक करूं, 1 हो गया। दिस इज अ सेटर फंक्शन। इसको पता है कि मुझे अपनी ही वैल्यू को अपडेट करना है। मैंने इसको यहाँ पे कहीं नहीं बताया कि भाई तुम काउंट को जाके 1 कर दो, ये पहले ही टाइटली कपल्ड है। इसको पता है कि मेरा ओरिजिन क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, मुझे किसे कंट्रोल करना है। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा 1 तो इसको पता था कि यार मेरी एक वेरिएबल है जिसका नाम काउंट है, मुझे उससे ही जाके 1 करना है। ये तमाम एब्स्ट्रैक्शन समझ आई बात? अब 1 पे मजा नहीं आ रहा। मैं क्या चाहता हूं? 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। सवाल? हाँ, क्योंकि 1 ही सेट किया हुआ है ना टेक्निकली। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो। तो वो बहुत आसान है। आप इनिशियली आपके पास काउंट की वैल्यू क्या है? 0। तो अगर मैं काउंट को एक्सेस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 0। 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? अब स्टेट आपको पता है, ये तो अपडेट कर रहा है वेरिएबल, वो 1 हो चुका है काउंट। अब यहाँ पे काउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा सेकंड टाइम? 1 को। 1 प्लस 1 और सेटर फंक्शन है, इसने अपने वेरिएबल को अपडेट कर दिया होगा, वो बन गया होगा 2। जब दोबारा क्लिक करूंगा काउंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा 2 को, प्लस 1 3 4 5 6। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। चलो मेरे प्यारे दोस्तों रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। इनिशियली क्या आना चाहिए? 0 आ रहा है। 0 फर्स्ट टाइम क्लिक किया, 0 प्लस 1 आ गया 1। अब काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1 प्लस 1 3 4 5 6 7 8 9। क्या बात है आप लोगों की? माइनस माइनस नहीं कर रहा मैं, अब वो आप लोग करना। तो ये थी आपकी स्टेट, पूरा स्टेट का कॉन्सेप्ट। अब डेफिनेशन को जरा अपने सामने रखें। देयर इज एन इवेंट गोइंग ऑन। मैं क्लिक कर रहा हूं किसी इवेंट के ऊपर और मैं चाहता क्या हूं कि जब भी इवेंट ओकर हो तो मेरी यूआई अपडेट हो। ये ब्राउजर के अंदर दिख रहा है भाई, ये सिंपल काउंट नहीं, ये आपकी यूआई है। मैं बहुत खूबसूरती से इसको नहीं दिखा रहा, डजंट मैटर, यूआई का पार्ट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ यूआई। मैं चाहता हूं जब भी कोई इवेंट ओकर हो तो मेरी यूआई अपडेट हो। इवेंट ओकर हो रहा है, यूआई अपडेट हो रही है, तो यूज स्टेट ही पीछे है जो कि ये कर रहा है। यूज स्टेट क्या रिटर्न करता है? एक एरे। एरे के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? 2। पहली क्या होती है आपकी? इनिशियल स्टेट, जो कि आपने यूज स्टेट को इन्वोक करते हुए पास की हुई है। दूसरा एलिमेंट क्या होता है आपका? फंक्शन। सेटर फंक्शन, जिसको आप फंक्शन बोल रहे, सेटर फंक्शन बोल रहे। नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सेटर फंक्शन की मदद से ही आप हमेशा अपनी स्टेट को अपडेट करेंगे। जब भी आप स्टेट अपडेट करते हैं आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है। री रेंडर हो रहा है क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि 0 की जगह 1 हो गया, तो री रेंडर हुआ है नई वैल्यू के साथ, तभी तो 0 की जगह 1 हो गया। अगर री रेंडर नहीं होता तो 0 की जगह 0 ही रहता। री रेंडर हुआ है
तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपकी स्टेट अपडेट होती है, जरा मैं गौर कर रहा हूँ पे गौर करें, जब भी आपकी स्टेट अपडेट होती है तो आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है। मेरे साथ दोहराएं, स्टेट जब भी अपडेट होती है कंपोनेंट re-render हो हमेशा याद रखिएगा, तभी तो नए चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। ये 0 से 1 कैसे हो रहा है? क्योंकि कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। कौन सा कंपोनेंट? क्या ये पूरा री रेंडर हो रहा है? नहीं, जो स्टेट को होल्ड कर रहा है। तो टेक्निकली हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर बस बटन का कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, क्योंकि यही स्टेट को होल्ड भी कर रहा है और यही स्टेट को अपडेट ही कर रहा है। ये ऑप्टिमल वे है। वरना लेट्स से अगर मेरी एप्लीकेशन बहुत बड़ी हो और एक छोटी सी चीज अपडेट होने पे पूरा एप्लीकेशन री रेंडर हो रही है, तो बड़े मसले की बात है भाई। तो याद रखिएगा, जो चीज जो स्टेट अपडेट हो रही है, और रेंडर कौन होगा? जो उसको स्टेट को कंज्यूम कर रहा है। बस जैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस काउंट को कौन कंज्यूम कर रहा है? ये बटन कंपोनेंट ही कंज्यूम कर रहा है। तो जब भी काउंट अपडेट होगा तो सिर्फ बटन कंपोनेंट ही रेंडर होगा, बाकी मेरा जो पेज है वो कभी रेंडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको काउंट के वेरिएबल से या काउंट की स्टेट से कुछ लेना देना ही नहीं है। डज इट मेक सेंस? 3 मिनट का ब्रेक है, अपने साथ वाले को समझाएं क्या